Hello friends, my name is Ravi Som from चाणक्य सिविल एकेडमी मेरठ। आज हम ज्योग्राफी क्लास में चल रहे हैं और हमारा चैप्टर है दक्षिण भारत की नदी। चैप्टर का नाम है दक्षिण भारत की नदी। क्योंकि अभी तक हमने उत्तर भारत की नदियां पढ़ी, जिसमें हमने 3 नदी तंत्र पढ़े हैं, जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा और गंगा नदी तंत्र पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण भारत की नदियों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले, क्योंकि हम बात करेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और एक चली जाती है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो आज हम पहले जो बात करेंगे वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करेंगे, जो कि पूर्वी घाट पर सभी नदियाँ जो है डेल्टा बनाती हैं। और उनके बारे में चलिए आइए डायग्राम बनाते हैं। हाँ, हम पहले भी कह चुके हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी चैप्टर को लेकर, जितने भी ज्योग्राफी के अब तक हमने करवाए हैं, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत की नदी। देखिए, अगर दक्षिण भारत की नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो नदी आती है, यहाँ पर आती है हुगली। हुगली हमने कल ही बताया था कि गंगा से एक निकली हुई धारा है पश्चिम बंगाल में, इसका नाम है हुगली। हुगली से स्टार्ट होता है। वैसे तो इसमें जो पहली नदी है जो हमारी झारखंड से होती हुई आ रही है, उसका नाम है दामोदर। दामोदर नदी अपना पानी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती, इसका पानी हुगली लेकर जाती है, क्योंकि ये सीधे बंगाल की खाड़ी में नहीं जुड़ती। दामोदर नदी का पानी हुगली लेकर जाती है। उसके बाद हमारी जो नदियाँ आ जाती हैं, अगर हम बात करते हैं तो दामोदर के बाद हमारी स्वर्ण रेखा आती है। स्वर्ण रेखा, इसका नाम है स्वर्ण रेखा। ये भारत की सेकंड पॉल्यूटेड रिवर है, यानी दूसरी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। पहली प्रदूषित नदी हमारी गुजरात की है, जिसका नाम है अमलाखेड़ी। अमलाखेड़ी गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है, दूसरी स्वर्ण रेखा है। इसके बाद यहीं पर उड़ीसा में एक पठार है जिसका नाम है क्योंझर पठार। क्या नाम है? क्योंझर पठार, जिससे निकलती है हमारी वैतरणी। हमारी तीसरी नदी होती है इसमें वैतरणी। उसके बाद हमारी चौथी नदी आती है ब्राह्मणी, ये भी उड़ीसा में ही। ब्राह्मणी रिवर के मुहाने पर ही है हमारा व्हीलर द्वीप, या जिसे हम बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसके बाद हमारी आती है यहाँ पर अगली नदी है जिसका नाम है महानदी, जिस पर हमारा हीराकुंड बांध बना हुआ है, महानदी। ये सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, जितनी भी हमने पूर्वी घाट की नदियाँ बताई हैं। डेल्टा के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि डेल्टा क्या होता है, कि पश्चिमी घाट ऊंचा है, पूर्वी घाट नीचा है। तो पश्चिमी घाट से जब कोई भी नदी आती है नीचा पूर्वी घाट की तरफ, तो कुछ पानी तो हम लोग सिंचाई के लिए यूज कर लेते हैं और कुछ पानी हम लोग घरेलू कार्यों के लिए, या फिर हम कह सकते हैं फैक्ट्रियों के लिए यूज कर लेते हैं। तो उस समय जब वो नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुंह जोड़ने वाली होती है, तो उससे पहले उस नदी का जो फ्लो होता है वो बहुत कम होता है। और कम होने के कारण क्या होता है कि उसकी धारा को ये समझ में नहीं आता कि किस धारा में बहो, तो वो कई धाराओं में, छोटी छोटी वितरिकाओं में, ड्राइक में बढ़ जाती है और बढ़कर एक डेल्टा का निर्माण कर देती है।
जबकि हमने बताया पश्चिमी घाट की नदियां एस्चुरी बनाती हैं। अभी हम शुरू करेंगे तो पश्चिमी घाट की नदियां एस्चुरी बनाएंगे। दूसरा, आपने अब तक क्या है उत्तर भारत की नदियां पढ़ी है। उत्तर भारत की नदियों का सोर्स ग्लेशियर, बरसात होना, उन चीजों से पानी आता है और वो सब युवावस्था में है। जबकि ये जितनी भी दक्षिण भारत की नदियां बता रहा हूँ ये सब प्रौढ़ावस्था में है। चलिए आगे चलते चलेंगे, बात करते चलिए। अगली नदी हमारी महाराष्ट्र में जगह है नासिक। नासिक में जगह है त्र्यंबक। नासिक में जगह है त्र्यंबक। त्र्यंबक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी, जो कि राजमुंद्री में जाकर डेल्टा बनाती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आया है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ कौन सी नदी है, तो इसकी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने वाली नदी मंजीरा है। कई बार क्वेश्चन आया है। फिर ऊपर से अगर हम बात करते हैं तो ऊपर से आती है हमारी प्रवरा, इसकी सहायक नदी है। प्रवरा के बाद आते हैं जैसे पूर्णा, पूर्णा, फिर है वेनगंगा, पेनगंगा और प्राणहिता। ये तीन नदियां हैं, वेनगंगा, पेनगंगा और प्राणहिता। और यही उड़ीसा से एक नदी निकलती है जैसे मिलती है जिसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती, इंद्रावती इस नदी का नाम है। तो इंद्रावती नदी इसमें जुड़ जाती है और गोदावरी पर ये जो है डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। दूसरी नदी हमारे यहाँ से निकलती है जिसका नाम है, इस चोटी का नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र में है और इस महाबलेश्वर पीक से निकलकर ये नदी जाती है हमारी कृष्णा। कृष्णा विजयवाड़ा में डेल्टा बनाती है। ये दोनों नदियां जब डेल्टा बनाती हैं तो इन दोनों नदियों का डेल्टा आपस में जुड़ जाता है और जुड़कर एक झील का निर्माण करता है, जिस झील को हम बोलते हैं कोलेरू झील। ये क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है कि गोदावरी व कृष्णा नदी का डेल्टा जुड़कर किस झील का निर्माण करता है, तो कोलेरू झील का निर्माण करता है। फिर इसके बाद इसकी सहायक नदी मैं दो बनाए दे रहा हूँ, इसकी दो हैं, मतलब एक ही बन जाती है तुंग व भद्रा, दोनों ज्वाइंट होकर इसमें जुड़ जाती है। फिर यहाँ कर्नाटक में एक नदी निकलती है जिसका नाम है पेन्नार। और फिर यहाँ ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी की बात करें, ब्रह्मगिरी या हम इसको कह देते हैं पुष्पगिरी। पुष्पगिरी की अगर हम बात करते हैं तो इससे निकल जाती है हमारी कावेरी। कावेरी। फिर यहाँ पर है वरुषनाथ पीक है, वरुषनाथ, वरुष है, वरुषनाथ नहीं, परुषनाथ, परुषनाथ। इस परुषनाथ नदी से हमारी निकल आती है वैगई। कौन सी नदी आती है? वैगई। और फिर यहीं से साउथ कार्डमम हिल से निकल जाती है ताम्रपर्णी। ये हमारी सारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं जो हमारी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। एक बार हम और समझा देते हैं आपको, देख लीजिए। सबसे पहले हुगली नदी जो है गंगा की एक ब्रांच है, सहायक नदी, मतलब उसमें से निकली हुई है। इसमें जाकर मिलती है दामोदर नदी, क्योंकि दामोदर नदी अपना पानी सीधे बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती। फिर उसके बाद हमारे यहाँ से उड़ीसा में ही आती है दूसरी स्वर्णरेखा नदी, जो हमारी भारत की दूसरी प्रदूषित नदी है। फिर क्योंझर पठार है उड़ीसा में, उससे निकलती है वैतरणी, ये भी। फिर हमारी आती है अगली नदी ब्राह्मणी और फिर उससे अगली आती है महानदी, उड़ीसा में। फिर यहाँ नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, जगह त्र्यंबक से निकल जाती है हमारी गोदावरी। गोदावरी की
प्रवरा, पूर्णा, वेदगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये सब जो है बाएं तट से आकर मिलने वाली इसकी सहायक नदियां गोदावरी की। और दाएं तट पर केवल एक ही है जो मंजीरा, जिसे हम ये भी बोल देते हैं कि गोदावरी की दक्षिण से उत्तर की ओर चलने वाली नदी कौन सी है, तो वो मंजीरा है। फिर उसके बाद महाबलेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में है, आप जानते हैं, कालसुबाई पीक से नीचे, इससे कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा और गोदावरी दोनों का डेल्टा राजमुंद्री और विजयवाड़ा में डेल्टा बनाकर ज्वाइंट हो जाता है, डेल्टा जुड़ जाता है, जुड़कर एक झील का निर्माण करता है जिसका नाम है कोलेरू झील। इसके बाद कर्नाटक में पेनार नदी निकलती है कोलार से, और ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी से हमारे निकलती है कावेरी, वरुषनाथ हिल से बह गई और नीचे से हमारी आती है ताम्रपर्णी ब्रह्मगिरी। ठीक है, तो दक्षिण भारत और प्रायद्वीप भारत की नदियों के अगर हम देखें 2 या 4 बात कर लेते हैं, जैसे प्रायद्वीप भारत की नदियां और हिमालय की नदियों में क्या अंतर है, चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। प्रायद्वीप व हिमालय की नदियों में अंतर। देखिए, पहले अंतर की अगर हम बात करते हैं, प्रायद्वीप भारत की नदियां जो हैं वो बहुत पुरानी है। प्रायद्वीप भारत की नदियां क्या है, बहुत पुरानी है, जबकि हिमालय की जो नदियां हैं, क्योंकि हिमालय एक नया पर्वत है, इसलिए नदियां भी उसकी क्या है, नई है। यानी एक अंतर तो ये आ जाता है, क्योंकि देखिए प्रायद्वीप भारत की नदियां बहुत पुरानी है, जबकि हिमालय की नदियां नई है और हिमालय भी नया पर्वत है। एक अंतर तो हो गया हमारा। दूसरे अंतर की अगर हम बात करते हैं, तो हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सब हमारे उत्तर भारत के मैदान में क्या करती हैं, विसर्पण करती है। जिस तरह से सांप चलता है इस तरह से विसर्पण करती हुई जाती हैं। और जैसे हम बात करें कोसी नदी, तो ये लिख लेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियां उत्तर भारत में विसर्पण करती है। उदाहरण कोसी नदी, इसे रास्ता परिवर्तित करने वाली भी नदी कहते हैं। दूसरा देखिए, जबकि जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं वो पठारी संरचना से घिरी हुई है, वो जहां चल रही है बस वहीं चलेंगी, क्योंकि उनका फ्लो में इतना ज्यादा फ्लो नहीं है कि वो काट सके। तो ये आप लिख सकती है, नियंत्रित है, ठीक है ना, इसी में लिख लीजिए। जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियां कठोर पठारी संरचना
संरचना से नियंत्रित है, नियंत्रित है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगली बात, हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां अधिक लंबी हैं, अधिक लंबी हैं, जैसे गंगा 2525 किलोमीटर, जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियां, भारत की नदियां छोटी हैं, जैसे गोदावरी, गोदावरी। अगर इसकी लंबाई की हम बात करें तो हमारा हो जाएगा 1465, 1465 किलोमीटर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक और लास्ट अंतर बता देते हैं। देखिए लास्ट अंतर क्या है, हिमालय की नदियों का स्रोत दो है। पहला है ग्लेशियर, ग्लेशियर पिघलते हैं और उसमें पानी आता रहता है। दूसरा मानसून वर्षा, जिसके कारण ये वर्षवाहिनी है, पूरे साल रहती है, वर्षवाहिनी है। जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियों का, जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियों का स्रोत मानसूनी वर्षा, मानसूनी वर्षा है। देखिए हम एक बात, दो बातें क्लियर कर देते हैं कि हिमालय जो है, हिमालय की ऊंचाई एवरेज 6000 से ऊंचाई है। 6000 से ऊंची होने के कारण जो भी वहाँ बरसात होती है, वो बरसात जो है 4400 मीटर पे जो भी बूंदे होती हैं वो जम जाती है, जमकर बर्फ के रूप में आकर वहाँ ग्लेशियर बन जाते हैं। जबकि जो हमारा प्रायद्वीप भारत में, इसमें ऊंचाई इतनी है ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 800-1000 तक की ऊंचाई है, उससे ज़्यादा ऊंचा पर्वत यहाँ है नहीं, जिसके कारण केवल बरसात ही होती है, ग्लेशियर यहाँ पर नहीं होता। जब प्रायद्वीप भारत की नदियाँ जो होती हैं ये निर्भर होती है केवल वर्षा जल पर, क्योंकि वर्षा का जल मिलेगा तो ही इन नदियों में पानी का फ्लो आता है। जब बरसात होती है तो इनमें फ्लड भी रहता है, लेकिन बाद बाकी इनके पास और कोई पानी का स्रोत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये तो बात हुई अंतर के बाद हम शुरू करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली
नदियों का क्रम इस प्रकार है। देखिए किस प्रकार है। दामोदर, सबसे पहली नदी कौन सी हुई? दामोदर के बाद स्वर्णरेखा के बाद वैतरणी के बाद हमारे इसमें आ जाएगी ब्राह्मणी के बाद हमारी आ जाएगी महानदी के बाद हमारी आ जाएगी गोदावरी के बाद आ जाएगी कृष्णा के बाद आ जाएगी पेन्नार के बाद आ जाएगी आपकी कावेरी, और कावेरी के बाद आ जाएगी वैगई, और वैगई के बाद आ जाएगी हमारी ताम्रपर्णी। अब इन सब नदियों के बारे में पढ़ते हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने सीक्वेंस से बनाई थी और सीक्वेंस से ही आपके लिए लिखी है। तो सबसे पहली नदी हम अपनी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है दामोदर। देखिए दामोदर के बारे में अगर हम बात करते हैं, लिखेंगे छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच प्रवाहित होती है और यह नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में सीधे न गिराकर अपना मुंह हुगली में जोड़ती है। पहले दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब इस नदी पर दामोदर निगम की 1948 में कर दी गई। ये हमने अमेरिका की टेंसी नदी की कॉपी की है। हमने दामोदर पर 4 बांध बना दिए, कोनार, मैथान, तिलैया, पंचेती। 4 बांध बनाने से जो बरसात का पानी छोटा नागपुर का इस नदी में इकट्ठा होकर बंगाल में बाढ़ लाता था, अब वो पानी हम 4 डैमों में क्या करते हैं, रोक लेते हैं, जिसकी वजह से अब ये बंगाल
में का शोक इसे नहीं कहा जाता, ना ही ये बंगाल में बाढ़ लेकर आती है। इसलिए ये कॉपी हमने किया। अमेरिका की टेंसी नदी है, वो भी इसी तरह से बाढ़ लाती थी। ये 1940 में स्थापित हुआ था, 1940 में हुआ था यहाँ। 8 साल बाद हमने इसकी कॉपी करके 1948 में अपने यहाँ दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना कर दी। ठीक है, देखिए ऊपर देखिए दूसरी नदी आएगी हमारे स्वर्ण रेखा। चलिए दूसरी चलते हैं स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा, अब अगर हम स्वर्ण रेखा नदी की बात करते हैं तो स्वर्ण रेखा यह नदी झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलती है। रांची के पास से निकलती है, उड़ीसा तट पर अपना मुंह बंगाल की खाड़ी में जोड़ती है। उड़ीसा तट पर अपना मुंह बंगाल की खाड़ी में जोड़ती है। क्योंकि यह नदी औद्योगिक शहर से होती हुई आती है, इसलिए यह नदी प्रदूषित हो चुकी है। क्योंकि देखिए जब औद्योगिक शहरों से निकलेगी, वहां की जो फैक्ट्रियों का गंदा अपशिष्ट पदार्थ है किसमें जाएगा? स्वर्णरेखा नदी में गिरेगा। इसीलिए ये हमारी क्या हो चुकी है, अब इसमें कोई जलीय जीव जंतु नहीं पाया जाता। इसमें केवल और केवल उन फैक्ट्रियों का गंदा पानी जो उसमें गिरता है, और गिरने की वजह से ये जो स्वर्णरेखा नदी है हमारी प्रदूषित हो चुकी है। इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई जलीय जीव नहीं पाया जाता। इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दूसरी चलते हैं वैतरणी। दूसरी नदी हमारी वैतरणी। अब अगर हम वैतरणी की बात करते हैं तो वैतरणी नदी के उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। क्योंझर पठार से निकलती है और अपना मुंह बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा तट पर
तट पर जोड़ती है, जोड़ती है। इसके बाद अगली चलेंगे हम ब्राह्मणी। ब्राह्मणी अगली नदी है हमारी ब्राह्मणी। ब्राह्मणी, अगर हम ब्राह्मणी नदी की बात करते हैं, यह नदी रांची के पास से निकलती है और अपना मुंह बंगाल की खाड़ी में जोड़ती है, क्योंकि ये उड़ीसा के पास से होती जाती है तो उड़ीसा तट पर ही अपना मुंह जोड़ेगी। नेक्स्ट है महानदी। अगली महानदी। अब महानदी का तो बेसिन भी बड़ा है, क्योंकि धान होना, तो इसके बारे में आप लिखेंगे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है, इसी पर बना हुआ है हमारा सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध, ठीक है ना। निकलती है और उड़ीसा के कटक सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है उड़ीसा में। कटक के पास अपना मुंह बंगाल की खाड़ी में जोड़ती है। आप जानते हैं सब नदियां डेल्टा बनाती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर किसी भी नदी के लिए ये नहीं लिख रहा हूँ, डेल्टा बनाती है, सब अपना मुंह आ जाती है और ये छत्तीसगढ़ का बेसिन है। इसके बाद आती है हमारी अगली नदी है गोदावरी। गोदावरी इस प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी है। अभी हमने बताया था 1465 किलोमीटर ये नदी की लंबाई है। लेकिन ना यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। महाराष्ट्र में यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबक से निकलती है। और इसी में लिखेंगे राजमुंदरी के पास यह नदी आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी के पास डेल्टा बनाती है।
इसके बाद आप लिखेंगे गोदावरी की सहायक नदियां। गोदावरी की सहायक नदियां। गोदावरी की सहायक नदियां। गोदावरी की सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? प्रवरा, पूर्णा, मंजीरा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, इंद्रावती। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे इंद्रावती आदि। अब यहीं पर एक बात लिखेंगे, वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सहायक नदी है। देखिए हमने ऐसे ही गंगा में भी बताई थी, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे गंगा में हमने कौन सी सबसे लंबी सहायक नदी बताई थी गंगा की। तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो आपके कमेंट करने से हमें इंस्पिरेशन मिलता है। तो आप लोग सभी कमेंट करें, कमेंट करने से पता लगता है हाँ जो चीज़ मैं बना रहा हूँ वो चीज़ आपके लिए अच्छी है या नहीं है। तो उस चीज़ों से हमें क्या होगा, इंस्पिरेशन मिलता है और हम और दुगने जोश के साथ आपके लिए नई नई चीज़ें खोज के ज्योग्राफी में सब कुछ देंगे। ठीक है ना, तो सभी लोग कमेंट करेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा के बारे में बात करें तो यह नदी महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र से निकलती है। फिर इसमें लिखेंगे यह भारत की दूसरी, यह प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है। यहाँ पर लिख देंगे गोदावरी व कृष्णा का डेल्टा मिलकर एक झील का निर्माण करते हैं जिसे कोलेरू झील कहा जाता है। अब कृष्णा की सहायक नदियां डालेंगे। कृष्णा की सहायक
नदियाँ कौन कौन सी हैं, चलिए लिख देते हैं। तुंगभद्रा, एक तो है देखिए तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, और इसके बाद आती हैं आपकी दूधगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, कोयना, और इसके बाद आप लिख देंगे मूसी, मूसी। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिया गया है, आप लिखिए मूसी, मूसी नदी के बारे में लिखिए। यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से निकलती है, या कह सकते हैं कि हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा है, मूसी नदी के तट पर बसा है। ये क्वेश्चन आ गया क्योंकि तेलंगाना आपका 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तभी पहले से आंध्र प्रदेश की राजधानी बोल देते थे, अब ये तेलंगाना की राजधानी। अगली चलेंगे पेन्ना, अगली नदी है पेन्ना, पेन्ना। तो इसमें लिखेंगे यह नदी कर्नाटक की कोलार सोने की खान, क्योंकि तो बताया कर्नाटक में 2 ही खान है, कोलार और हट्टी। सोने की खान से निकलती है, और अपना मुंह उड़ीसा के तट पर जोड़ती है। अगले डाल देंगे कावेरी, कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो ये लिखेंगे ब्रह्मगिरी पश्चिमी घाट के या पुष्पगिरी से निकलती है। ठीक है, इसके बाद हम इसी में लिखेंगे इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। यह नदी घाटी धान का उत्पादन
बहुत ज़्यादा मात्रा में करती है, इसलिए इसे राइस बाउल ऑफ इंडिया या कहते हैं धान का कटोरा। कहते हैं। कावेरी की सहायक नदियों की बात करेंगे। सहायक नदी कौन कौन सी है? सिंसा, अर्कावती, पावनी, काबिनी, हेमवती, इसके बाद आएगा भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती आदि। देखिए, ये हमारे दक्षिण भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हुई। इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश की है, और जैसे जैसे मैं आपको लिखवाता जा रहा हूँ आप ऐसे नोट्स बनाते जाएं। नोट्स बनाने से आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, डायग्राम और नोट्स दोनों साथ में होंगे आपके, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आप धीरे धीरे वीडियो को रोककर बना सकते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।